एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आपकी यूपी आरबीयूएनएल के लिए जो क्लास चल रही है उसमें हमने कल तक देखा था सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, समांतर और श्रेणी क्रम के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि हाँ करना कैसे है। आज हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा, मान लो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 10 ओम लिखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है, एक रेजिस्टेंस और है, एक इधर भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपको मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में आ गए ना तो भाई साहब समझ लो, फिर आप कैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए यू कैन डू वेरी इजिली। ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे आई है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 30 ओम, इधर भी 30 ओम। ठीक है, और इधर 15 ओम। ठीक है, ध्यान से समझना। उसके बाद 10 ओम, 10 ओम और यहाँ पे भी 10 ओम। सबसे पहले आप क्या निकाल के दो, आर इक्विवेलेंट निकाल के दो। ये क्वेश्चन जो कर गया समझ लो, ऐसे उसके लिए, ऐसे जब एग्जाम में आएगा कोई भी क्वेश्चन तो उसके लिए फिर ऐसे ही चुटकी बजाओ और गेम खेलो। ठीक है, आंसर्स लगाओ, वो वाला गेम हो जाएगा उसके लिए। तो आप सीधी सी बात है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बच्चों क्या करना है, जब तीन जितने भी लगे हों, ये देखो तीनों पैरेलल में लगे हैं क्या, बिल्कुल हाँ, तीन के तीनों पैरेलल में लगे। क्या वैल्यू इनकी सेम है? नहीं। ठीक है, अब हो गया है धोखा। ठीक है, लेकिन कितने सेम है? इनकी दो की तो सेम है ना भाई साहब। 30 और 30 का अगर हम देखें, दो रेजिस्टेंस है तो 30 को 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इसी क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं। ठीक है, आप नोट कर लेना पेन और पेपर से, अपने मतलब अपनी कॉपी वगैरह पे जिस पे भी लिख रहे होगे। ठीक है, उस पे नोट कर लेना, मैं यहीं पे कर देता हूं। तो अब 30 और 30 का जो पैरेलल था उसका हमने सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस लिख दिया और उसकी कितनी आ जाएगी वैल्यू बच्चों? 15 ओम आ जाएगी। अब देखो, अब ये दोनों भी तो पैरेलल में ही है ना। अब ये दोनों जब पैरेलल में है तो जरा आप बताओ इनकी वैल्यू सेम है क्या? बिल्कुल हाँ, ठीक है, सेम है। अगर 15-15 दो ओम दो रेजिस्टेंस है जो कि 15-15 ओम के हैं, कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इनकी कितनी जो हो जाएगी वैल्यू? 2 हो जाएगी। 15/2 कितनी आ जाएगी? 7.5। अब इसको भी मैं हटा सकता हूं क्या? जरा आप बताओ, मैं हटा सकता हूं क्या इन दोनों की वैल्यू? इन दोनों को हटा के हम एक वैल्यू लिख सकता हूं, 7.5 ओम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, बताओ, जोर से बताओ, देख के बताओ, 7.5 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अरे भैया लिखोगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7.5 ओम। ठीक है, अब जरा आप बताओ, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस अब सीरीज में कनेक्टेड है क्या? जितनी भी करंट जा रही है क्या सब में जाएगी क्या? बताओ हाँ या ना। ठीक है, जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक है, कहोगे हाँ सर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब जब सीरीज में जाएगी तो सीरीज के लिए जो आर इक्विवेलेंट का रूल था क्या था? सीधा रेजिस्टेंस को जोड़ो, आंसर्स लगाओ। ठीक है, अब इसका आंसर मैं आप पेन नहीं उठाऊंगा, आप ऐसे क्या करो, क्या करते, आप भी पेन नहीं उठाते, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे हटाया। अदरवाइज आप सीधा दिमाग में ही करते कि हाँ भैया इसका 7.5, तो ये सारे के सारे जोड़ लो, कहानी खत्म। अब सबसे पहले क्या कर लो, इस 7.5 को रोक के रखो, ये सीधे सीधे वाले पहले जोड़ो। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और ये 7.5 कितना हो गया? 47.5। तो आर इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 47.5 ओम आ जाएगी आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी था, बहुत ही प्यारा सा था। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की, जिसमें मैंने ये कोशिश किया को पहले मैंने आपको पैरेलल सॉल्व करके दिखा दिया, उसके बाद लास्ट में करके सीरीज मिक्स। ये था मिक्स टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होते हैं। तो आप एक क्वेश्चन और करके जल्दी से मुझे दिखाओगे, क्या होगा वो क्वेश्चन? जरा देखो इधर। ठीक है, भैया ये क्वेश्चन लगाया ना तो समझ लो लाइव जिंगा लाला। कौन सी लाला? अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है, 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, इधर भी 2 ओम है, इधर 2 ओम है और इधर भी 2 ओम है, इधर 4 ओम है, इधर भी 4 ओम है, इधर 10 ओम है। भाई साहब आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या क्वेश्चन दिया है आपने? सोचो क्या क्वेश्चन है, देखते ही दिमाग में ना कुछ नहीं। देखो ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जरा आप देखो, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है क्या? बिल्कुल हाँ। ठीक है, अब पैरेलल में है क्या? वैल्यू सेम है? सेम है, बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो कितने लगे हैं? 2 लगे हैं।
तो भाई साहब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखो, उसके बाद जितने लगे हो उससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। बताओ हाँ या ना, ठीक है, बताना हाँ या नहीं। अगर नहीं तो जरा कमेंट वमेंट कर देना और दिखाना मुझे कि हाँ क्या नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जरा आप बताओ, जो इसमें करंट जा रही होगी इसमें भी वही जा रही होगी, ठीक है, तो इसमें भी वही जा रही होगी। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है या सीरीज? आप कहोगे सीरीज, ठीक है, क्या कहोगे, सीरीज, और बिल्कुल सही कहोगे, क्योंकि जो भी करंट जा रही है दोनों में वही जा रही है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो इनको हटा के मैं दोनों को 2 और 2 कितना कर लूंगा, सीधा 4 कर लूंगा। इसको हटा दूंगा, एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिसकी वैल्यू क्या रख दूंगा, 4। फिर से देखो एक और ट्रेलर बन गया, ठीक है। ये कैसा ट्रेलर है, ये ऐसा है कि भाई साहब ये दोनों फिर से पैरेलल में आ गए, इनकी भी वैल्यू 4, इनकी भी वैल्यू 4, इनको हटा के कितने हैं 2 हैं, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है, 4, डिवाइड किया कितना आ गया, 2, इसको भी हटा दो। कितना लिख दूंगा मैं, यहां पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, बस बात खत्म। अब जरा देखो ये सीधे सारे के सारे सीरीज में आ गए क्या, हाँ सर आ गए। तो बस 1 1 2 2 2 4 4 4 8 10 8 18 ओम आपका आंसर आ गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब आपका क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको ये करना है बच्चों, जहां भी आपने पढ़ा था, ठीक है, ये सब जिस भी बुक में, अगर वो बुक आपके पास रखी है वहां पे जाओ और बस फटाफट ऐसे ही देखते और आंसर्स लगाते चले जाओ, बिना पेन उठाए, ठीक है। कोशिश करना कि पेन ना उठानी पड़े, और पेन उठाओ भी तो 2-4 पॉइंट लिखने के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बस प्यार चाहिए होता है, इस क्वेश्चन के साथ प्यार कर लो बस। आप देखो क्वेश्चंस आपके हाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन होगा मिक्स का, ठीक है। देखो बी, ठीक है। अब इस पे मैं लिख देता हूं 10 ओम, इस पे भी लिख देता हूं 10 ओम, इधर लिख देता हूं मैं 40 ओम, इधर 20 ओम, इधर 20 ओम, इधर 10 ओम, ठीक है। इधर भी 20 ओम लिख देता हूं, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। डिप्लोमा जेई लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको मैं वहां तक सिखा रहा हूं, सोचो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, करना यह है बच्चों कि सबसे पहले देखो ये 3 के तीनों जो भी करंट इसमें जा रही होगी इसमें भी जा रही होगी, इसमें भी वही करंट, ये 3 को तीनों क्या है, सीरीज में है या नहीं है, बताओ, जोर से बताओ, है या नहीं है। हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, इन तीनों की जगह एक वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 20 20 40 20 60, इन सबको हटाओ भाई साहब, क्या वैल्यू लिखो, जल्दी से बोलो, 60 लिख दो। क्या वैल्यू लिखो, 60 लिख दो, बात खत्म, ठीक है। अब जरा आप बताओ, अगर हमने 60 लिख दिया तो पैरेलल में देखो वैल्यू सेम है क्या, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए लेकिन वैल्यू सेम है, नहीं है, नहीं है। हमने बताया था आपको डायरेक्ट इन दोनों को अगर पैरेलल सॉल्व करना है, दोनों का गुणा करो 40 × 60 और उसके बाद इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, और डिवाइड कर दो उससे। 60 40 कितना हो गया, 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितनी आ गई वैल्यू, 24 ओम आ गई। तो यहां पे इन दोनों को हटा के क्या लिख दो भैया, क्या लिखोगे बच्चा, 24 लिख दोगे। क्या लिखोगे, 24। अब जरा देखो ये 3 के तीनों सीरीज में है क्या, बिल्कुल है सर, ठीक है। 10 24 34 और 10 44, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट या आर टोटल आपकी कितनी आ जाएगी, 24 10 34 10 44 ओम आ जाएगी, बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस किया जाता है। अगर आपको करने में कभी भी क्वेश्चन समस्या आती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हो, अगर आपको फिर से प्रॉब्लम आती है, ये वीडियो एक बार रिपीट करके देखना जहां पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया। अगर वहां भी नहीं समझ में आता, कमेंट करना, वापस से मैं एक क्लास ले लूंगा आपके लिए स्पेशली, ठीक है, इन सब टॉपिक पे, ठीक है, तब आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम है, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। एक ब्रिज होती है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे नाम पड़ा इसका, एक साइंटिस्ट थे जिन भाई साहब का नाम ही था व्हीटस्टोन, तो अपने ही नाम पे डाल दिया इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको हिंदी में सेतु बोलते हैं, ठीक है, जैसे पुल वगैरह जो बोलते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या कहा इन्होंने, एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका बताया। क्या अननोन रेजिस्टेंस मतलब, जैसे कोई एक ब्रिज है, ब्रिज का जो फॉर्मेट दिया इन्होंने ये कुछ ऐसे दिया, इनकी जो ब्रिज है वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनी होती है इनकी ब्रिज हमेशा, ठीक है, ये, ठीक है। यहाँ पे बी लगा दो, यहाँ पे आई जा रहा है, इधर आपका I1 जाएगा, इधर मान लो आपका I2, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर G डिवाइस लगा दो। कभी कभी यहाँ पे G न लिख के D लिखता है, D फॉर
डिटेक्टर। डी का मतलब क्या हो जाता है? डिटेक्टर। और जी का मतलब क्या हो जाता है? गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर। ये करता क्या है? इसका काम होता है करंट को मापना। क्या करता है? करंट को माप के देता है कि करंट की वैल्यू कितनी है। अब करंट मतलब समझते हो ना? धारा। अब इतनी भी तो हिंदी आप समझते ही होगे भैया, करंट को हिंदी में धारा बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या करता है गैल्वेनोमीटर? धारा की वैल्यू को मेजर करके बताता है कि धारा कितनी है। राइट। अब जरा आप बताओ यहां पे देख के कि एक गैल्वेनोमीटर लेगा, कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? 4 रेजिस्टेंस लगे हैं। मान लो इसका नाम क्या कह देता हूं मैं? R1, R2, R4 इधर लिख के मैं R3 इधर लिखूंगा। R1, R2, R3 और R4। बताओ हाँ या ना? अब क्या बताओगे? हाँ या ना? ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, व्हीटस्टोन साहब का दिया हुआ है ये फॉर्मेट। आपको क्या करना है? इस सर्किट को बिल्कुल ध्यान में रखनी है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, सर्किट क्या कहती है? सर्किट का जो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है, पूछा जा सकता है आपसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम करता है, तो कुछ काम ही तो नहीं करता, ये एक ही काम करता है। ये क्या काम करता है? रेजिस्टेंस मींस प्रतिरोध की माप करता है, प्रतिरोध को मापता है, प्रतिरोध को मापता है। मतलब प्रतिरोध की गणना करता है या प्रतिरोध को बताता है कितना प्रतिरोध है। मतलब इसी में से जिस भी प्रतिरोध का मापना होता है, मान लो कोई बाहर के वायर को हमें नापना है, तो क्या करेंगे? एक वायर यहां से हटा देंगे। ये 4 है ना, ये 4 पार्ट है, 1 2 3 4। तो एक हटा के उस वायर को इस पे प्लेस कर देंगे और उसके बाद ब्रिज को बैलेंस करेंगे। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगी, जब यहां पे कोई करंट नहीं होगी, जब यहां पे कोई करंट, गैल्वेनोमीटर में जब 0 करंट हो, ठीक है, मतलब इसमें जो करंट जा रही है इधर पूरी चली जाए, इधर वाली करंट इधर चली जाए। गैल्वेनोमीटर में बीच में भाई इधर नियम से तो इधर भी आनी चाहिए करंट, लेकिन जब इसमें कोई करंट नहीं आएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्रिज है वो बिल्कुल बैलेंस्ड अवस्था में है। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है, वो इधर उधर नहीं हो रहा है। ठीक है, जब तक डगमगाती रहेगी इसकी सुई तब तक ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। पहली चीज तो कंडीशन ये है कि ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तब क्या करेंगे? तो बच्चों ध्यान रखना, कुछ नहीं करेंगे, इन सामने वाले प्रतिरोधों को गुणा कर देंगे और बराबर कर देंगे, काम खत्म। मतलब R1 गुणे R4 बराबर R2 गुणे R3। तो इनमें से 3 आपको पता है, चौथा आपको निकालना होता है। जो निकालना होता है वही निकाला जाता है, बाकी उठा के डिवाइड में लेके जाया जाता है दूसरा वाला उसके साथ में। ठीक है, जैसे मान लो इसी में से R1 आपको निकालना है, तो R1 निकालते तो क्या करते? R2 R3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता? वो इधर आ जाता, भाग हो जाता। अब R1 निकालना था, ये तीनों दिए थे, तो आप इनका जोड़ घटाओ, गुणा भाग जो भी है, गुणा और डिवाइडेड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं फिर से इस पे। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी चीज है, एक ब्रिज है जो क्या करता है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को मापता है। प्रतिरोध को मापने के लिए इसकी ब्रिज को ध्यान रखना होता है, जैसे बनी होती बिल्कुल दिमाग में। ठीक है, ब्रिज में बीच में एक डिटेक्टर लगा होता है, दोनों नोड्स को जोड़ता है आपस में। डिटेक्टर या फिर उसे गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं। क्या काम कर सकता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को मापना। ब्रिज बैलेंस कब होगी? ब्रिज बैलेंस तभी होगी जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित ना हो रही हो। ठीक है, इतनी सी बात आपको, मतलब 2-3 पॉइंट ही आपको मैंने ध्यान से बताया कि इसको ध्यान रखना है, आपको स्किप नहीं करना। ब्रिज बैलेंस हो जाती है जब उसमें गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही होती है। तब एक फॉर्मूला याद रखना होता है, सामने वाले प्रतिरोध को गुणा कर लो। सामने मतलब क्रॉस की मैं बात कर रहा हूं, है ना? सामने प्रतिरोध को गुणा करके बराबर कर लो। उसके बाद जो एक नहीं पता होगा आपको, उसी को निकालना होता है, बाकी एक साइड रखना होता है। ठीक है, इतना सा ही काम होता है। अब इस पे देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्वेश्चन लिखा रहेगा कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नहीं तो हल्के में ले लो इस टॉपिक को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर तो फिक्स है आपका, 1 मार्क्स आपका, चाहे PGCIL जा रहे हो, चाहे UPPCL जा रहे हो, चाहे आप UPRVUNL जा रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट, आप रेलवे में टेक्नीशियंस के लिए भी अगर आप जा रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट लोगो पायलट के लिए जब आप नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें जा रहे होगी, ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल होने वाली हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमेशा ही आपको 1 नंबर दे के जाता है। अगर आपको ये अच्छे से आ जाता है तो आप आराम से 150 नंबर में तो 1 नंबर अभी 10 मिनट के अंदर आप क्रैक कर दोगे। ठीक है, 10 या 5 ही मिनट में आप खत्म कर दोगे इस 1 नंबर को। ठीक है, तो एक नंबर करके ही खाओगे तभी तो 150 नंबर खा पाओगे भाई साहब।
ठीक है, तो क्या करो आप इस एक नंबर को कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कॉन्सेप्ट जल्दी से इसमें लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, इसमें जो गैल्वेनोमीटर है मैं लिख देता हूं यहाँ पे धारा 0 है। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन जो होगा उसमें लिखा होगा कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा है तो सीधा सीधा वो बोलेगा कि जो ब्रिज है, जो व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज है वो बैलेंस्ड अवस्था में है। ठीक है, संतुलित अवस्था में है। जब संतुलित रहेगी, बैलेंस्ड का मतलब ये संतुलित तभी होगी जब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, है ना। तो संतुलित बोल देगी तो आपको इस वायर से कोई मतलब ज्यादा खास रह नहीं जाता है। ठीक है, इतनी सी बात हमें समझनी होती है। तो मान लो एक आर है जिसे आपको निकालना है, इधर 10 लिखा है, इधर भी 10 लिखा है, इधर 20 लिखा है। ऐसे आपसे कहेगा कि आर का मान क्या होगा, तो हमने क्या बताया बच्चा, जब ये ब्रिज बैलेंस होगी तभी ये आपको लगाना है, अदरवाइज आपसे नहीं निकलेगा ये। ठीक है, और आपके सिलेबस में है भी नहीं कि जब इसमें अनबैलेंस ब्रिज हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ बैलेंस ब्रिज पे ही ध्यान रखना, जितना पढ़ाऊंगा 100% उतना पढ़ लो, गारंटी है इन सब टॉपिक से कहीं से कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो क्या कर दो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 20 गुणे आर बराबर 10 गुणे 10। ठीक है, अब क्या करो, इसका 0 से 0 काट दो, आर बराबर 10/2, ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ओम। इसमें कोई समस्या है कि नहीं बताओ। ठीक है, कुछ समस्या ही नहीं आई होगी भाई साहब, गुणा ही जोड़ घटाओ गुणा भाग ही तो करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक जरा और प्यार से एक क्वेश्चन लेते हैं। एक आर इधर मान लेता हूं मैं, इधर लिख देता हूं 20 ओम। इसको आपको ही करना है, हाँ 20 ओम। ठीक है, 1000 ओम ये है। ठीक है, इस सर्किट के लिए आप जल्दी से बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। जब तक मैं इसे इरेज करूंगा तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का फायदा है। यहां पे मैं लिख देता हूं गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही है, आई की वैल्यू 0, या फिर अगर ये सब ना लिखे सीधा सा आपको बता देगा, कहेगा ब्रिज आपकी बैलेंस अवस्था में। ठीक है, सॉल्व हो गया होगा आंसर। मैं आपको इधर मैं आपको सॉल्व करता हूं, आंसर आप मिला लेना। ठीक है, मैं कह रहा हूं क्या, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1000 इंटू आर बराबर 20 गुणे 20। बताओ हाँ या ना। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे 1000, 2 0। ठीक है, 2 दूनी 4/10 मतलब 0.4 ओम। ठीक है, किसका किसका आया, जिसका आया हो बिल्कुल आप लाइक वाइक कर देना, जिसका नहीं होगा वो भी लाइक कमेंट कर देना। ठीक है, और नहीं आया है तो देख लो कहां आपकी गलती की है, वो आप सुधार लो जल्दी से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इसमें देखो, इसी क्वेश्चन को मान लो एक दूसरा सा क्वेश्चन लेता हूं, उसमें आपको 2 चीजें निकालने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, $100 वोल्ट, आई की वैल्यू निकालना है 10 ओम, 10 ओम। ठीक है, इधर भी 10 ओम और इधर भी 10 ओम, और कह रहा है ब्रिज क्या है आपकी बैलेंस है। ब्रिज क्या है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही है, आई की वैल्यू। इतनी सी बात आपको समझ में आई। पहली चीज आपसे बोलेगा, अब तो बच्चा एक चीज बताओ मुझे, मैंने तो आर कहीं लिखा ही नहीं, अब तो रेजिस्टेंस निकालेगा ही नहीं। अब क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि आई की वैल्यू बता दो। आप क्या बता रहा है, आई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन दिखे आप क्या कर दो, इन चीज को हटा दो। तो जैसे ये हटाओगे तो ये दोनों सीरीज में दिखेंगे क्या, बताओ हाँ या ना। अभी अभी सीरीज पैरेलल पढ़ाया है तो याद तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। ठीक है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में। अब इनकी वैल्यू हटाना है तो हम क्या कर देंगे, 10 10 20 कर देंगे, और इनको भी हटाना है तो क्या कर देंगे, हम 20 कर देंगे। मतलब हम एक चीज ऐसे लिखेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगाएंगे, इन दोनों के बीच में से एक वोल्टेज दे देंगे 100 वोल्ट। ठीक है, बताओ हाँ या ना। कर सकते नहीं कर सकते, तेज से बोलना। ठीक है, आई की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तेज से बोलो कि घर वाले भी देख लें कि हाँ भैया कुछ कर रहा है बच्चा। ठीक है, जरा यहाँ पे 20 लिखो, यहाँ पे 20 लिखो, इन दोनों को हटाओ। इन दोनों को जैसे हटाओगे क्या करोगे भैया, कितने हैं, 2 हैं। एक की दोनों की वैल्यू बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। कितने हैं, 2 हैं, तो कोई एक की वैल्यू लो और जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। कितना आ गया आपका, 10 ओम आ गया। बात खत्म। इनको हटाओ और भाई साहब यहां पे अपना 10 लिख दो, काम खत्म होगा। ठीक है, जैसे ही आपने 10 लिखा, आपको आप क्या जानते हो, इसमें एक केवीएल लगाओगे। V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। V की वैल्यू आप 100 लिखोगे, I आपको निकालना है, R की वैल्यू 10 है, यहां काट दिया, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी
10 एम्पियर आ जाएगी, काम खत्म आपका। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। देखो क्या बात करते हैं हम, धारिता की। ठीक है, धारिता मतलब हिंदी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? धारिता, धारिता, धारिता। ठीक है, इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होता है, Q बराबर CV। Q बराबर CV और C क्या हो जाती है, वही कैपेसिटी हो जाती है Q डिवाइडेड बाई B। आपको ये फॉर्मूला, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को डिफाइन करूं तो क्या कहूंगा कि एक बोल्ट किसी चालक में एक बोल्ट का विभव बढ़ाने पर आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? धारिता कहते हैं, को धारिता कहते हैं। तो प्यार से समझना, बिल्कुल बहुत इजी सा टॉपिक है। Q बराबर CV लिखना है आपको। ठीक है, Q बराबर CV लिखना है। अगर यहां पे C निकालोगे तो ये B नीचे चला जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। अब यहीं से डिफाइन कर रहा हूं कि एक बोल्ट बढ़ाने से जो आवेश की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। बहुत आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसका मात्रक की मैं बात कर लूं तो जरा आप बताओ, आवेश का मात्रक कूलाम होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है कि नहीं होता? तो एक तो मात्रक हो गया, क्या कितना हो गया, कूलाम पर वोल्ट। इसी को क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैराड कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कैपेसिटी का मात्रक फैराड होता है, बड़े F से लिखते हैं इसको। ठीक है, अगर हम पृथ्वी पूरे अब हमारा जो पृथ्वी है, अगर हम पूरे पृथ्वी की बात कर लें तो जो हमारा पूरा पृथ्वी है उसकी जो धारिता है वो कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरे पृथ्वी की, पूरे पृथ्वी मतलब पृथ्वी में लिखूं तो समझ जाओगे आप, पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड है। 711 माइक्रोफैराड है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है कैलकुलेटेड, ये गणना के अनुसार है, गणना के अनुसार है। ठीक है, जबकि रियलिटी में उसकी जो धारिता है C वो अनंत है। ठीक है, लेकिन आपको अनंत से ज्यादा मतलब नहीं रखना है, यही मतलब रखना है कि हाँ भैया कितना, 711 माइक्रोफैराड। ठीक है, अगर हम कैपेसिटी की बात कर लें, अगर किसी वृत्ताकार चीज की, वृत्ताकार अगर मान लो सर्कुलर है, वृत्त की अवस्था में है, इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात कर लें तो इसका एक रेडियस होता है, जिसे बोलते हो आप त्रिज्या। त्रिज्या क्या बोलते हो, R बोलते हो। ठीक है, तो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ धारिता बढ़ेगी। किसी भी चीज की त्रिज्या बढ़ने के साथ में उसकी धारिता पे क्या होगा, कैसा फर्क आएगा, वो धारिता उसकी बढ़ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। ठीक है, कैपेसिटर करता क्या है? तो कैपेसिटर का काम जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, वोल्टेज के चेंज होने का विरोध करता है। इट अपोजेस द फ्लो ऑफ, इट अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज इन एनी सर्किट। इट अपोजेस द कैपेसिटर। कैपेसिटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संधारित्र, जिसको आप क्या बोलते हो, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं, एक पे धनात्मक चार्ज होता है, ठीक है, एक पे ऋणात्मक चार्ज होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। बीच में क्या होता है, बीच में कुछ भी होता है। ठीक है, हवा भी हो सकती है, एयर, ठीक है, या फिर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, या फिर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक को हिंदी में भी आप डाई इलेक्ट्रिक ही लिखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपका आता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, माध्यम। डाई इलेक्ट्रिक माध्यम लिखा होता है आपका किताबों में। ठीक है, तो आप डाई इलेक्ट्रिक को डाई इलेक्ट्रिक ही समझना। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक समझ लो एक तरीके का इंसुलेटर है। क्या है इंसुलेटर, मतलब आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कुचालक, कुचालक। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का कुचालक होता है
जो इनके दोनों प्लेट्स के बीच में होता है। ठीक है, जैसे आप ये कैपेसिटर क्या है, जब आप पंखा खोलते हो ना तो एक छोटा सा होता है गोल गोल व्हाइट कलर के या फिर किसी भी कलर का कोटिंग होता है प्लास्टिक के ऊपर, उस पर लिखा होता है माइक्रोफैरड में, जो आपके पंखे में लगता है उसकी वैल्यू है 40 माइक्रोफैरड, ऐसे लिखा होता है पंखे में। और उसका शेप कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, इसमें से 2 वायर बाहर निकले होते हैं। ये आप खरीद के ले आते हो। कब ले आते हो, जब आप पंखा चला रहे होते हो और आपका पंखा क्या होता है, स्लो होने लगता है, तो कहते हो क्या कंडेंसर इसके लिए चाहिए। अब ठीक है, कंडेंसर को बदलना होगा, तब पंखा क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो यही कंडेंसर ही है जिसको हम आप क्या किताबों में पढ़ते हो संधारित्र के नाम से, और मार्केट में इसको कंडेंसर के नाम से जानते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका जो मात्रक होता है, इसका भी मात्रक फैरड होता है, लेकिन जो हम लेते हैं बहुत कम छोटी चीज को ही इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोफैरड। ठीक है, और 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, आपको पहली क्लास में ही तो बताया था, 10⁻⁻6। अगर 40 माइक्रोफैरड आपसे बोला जाता है तो 40 माइक्रोफैरड का मतलब हो जाता है 40 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, ये आप समझते होगे। ठीक है, अब जरा यहां पे देखो, वापस आओ जल्दी से। तो हमने क्या बोला कि इनके बीच में ये प्लस चार्ज होता है, इस पे धनात्मक। पहली प्लेट पे 2 प्लेटें हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। पहली प्लेट पे धनात्मक चार्ज है। अब धनात्मक किधर भी हो सकता है, हाँ, धनात्मक आवेश है, और दूसरे पे क्या है, ऋणात्मक आवेश है। ये किसी भी सर्किट के बीच में लगाई जाती है। जब ये किसी भी सर्किट के बीच में, वोल्टेज के बीच में ऐसे लगाई जाती है, तो ये जो होती है, ये वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। जो संधारित्र होता है वो क्या करता है, वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। इट अपोजेस द चेंज इन द वोल्टेज। समझ में आ गई बात। आपको ध्यान रखना है, यहां भी वही फॉर्मूला Q बराबर CB, और C की वैल्यू क्या निकालना है, Q/B। अब इनके फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटर की हम अगर बात कर लें, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटर की बात कर लें, तो वो कैसे निकालेंगे। ध्यान समझना, जितनी चीजें बता रहा हूं अगर इतनी आप पढ़ लेते हो तो आपको किसी बुक को भी रिफर नहीं करना है। ध्यान रखना, ना तो कहीं कोचिंग वगैरह जानी है। 2-3 चीजें और ध्यान रखना है आपको। 2-3 चीजें वो क्या है, संधारित्र पहली चीज तो आवेश को इकट्ठा करता है। क्या करता है, जो ये डिवाइसेस थी आपकी, इसका काम मैंने नहीं बताया, तो काम ध्यान से समझना। ये इसके बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक पे प्लस होता है और दूसरे पे माइनस। ये क्या करता है, आवेश का संग्रह करता है। संग्रह मतलब समझते हो ना, इकट्ठा करता है, आवेश को इकट्ठा करता है। मतलब इसमें क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। इट इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस। ठीक है, Q बराबर कितना चार्ज स्टोर होगा, Q बराबर CB, C और V के डिपेंडेंस पे, इन दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जो संधारित्र C होता है उस पे जो फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर लें तो ε/A/D ध्यान रखना। D क्या है बच्चा, D इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी है, जिसको आप क्या बोलोगे, D बोलोगे। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इसका मीडियम का, माध्यम का ठीक है, परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक मतलब क्या है, समझते हो ना, अरे भैया, परमिटिविटी। क्या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, परमिटिविटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरड पर मीटर होता है। ध्यान रखना, जितनी चीजें बता रहा हूं ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। ये क्या है, ये भी पूछा गया, परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक कहां होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है। ठीक है, इनके प्लेट के बीच की दूरी D है। ठीक है, इन पे आवेश मान लो +Q है और इधर -Q है। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है, जो आपका संधारित्र है, उस पे क्या क्या चीजें इफेक्ट डालती हैं, प्रभाव उस पे कैसे डालती हैं, मतलब कितनी ऐसी चीजें हैं जो इसको प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, तो संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, C बराबर एप्सिलॉन है पहली चीज। तो अगर इन सब चीजों को छोड़ दो तो C प्रोपोर्शनल टू क्या है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन जितना ज्यादा होगा, मतलब परावैद्युतांक माध्यम का ज्यादा होगा, तो कैपेसिटेंस मतलब
संधारित्र का मान C का मान भी बढ़ेगा, और अगर परावैद्युतांक का मान कम होगा तो संधारित्र का मान क्या होगा, कम होगा। बच्चा बताओ हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया ना तो कमेंट जरूर कर देना, मुझे पता भी चले कि हाँ बच्चों को नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात कि हाँ भैया ये ऊपर ऊपर है। मैंने बताया था ना, ऊपर ऊपर दिखे तो आपको क्या करना, सीधा सीधा आंसर देना है, अगर ऊपर नीचे दिखे तो क्या करना, उल्टा करके देना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, एरिया। एरिया मतलब ये क्या है, क्षेत्रफल है। ये परावैद्युतांक था, परावैद्युतांक आपने देख लिया। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, दूसरा हो सकता है क्षेत्रफल। सी भी और ए भी दोनों ऊपर ही लिखे हैं तो सी प्रोपोर्शनल टू ए लिखोगे। इसका मतलब ये जो प्लेट है इसका अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, मतलब या तो प्लेट को और पीछे कर दिया जाए या फिर इन दोनों प्लेटों को और लंबे लंबे कर दिया जाए, है ना। अगर इतनी कर दोगे आप तो भाई एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई ना, जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई है इसी को गुणा करोगे तो जितना होना चाहिए। लंबाई बढ़ाओगे तब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ाओगे तब भी और दोनों बढ़ाओगे तब तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर एरिया क्षेत्रफल आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस मतलब इसकी संधारित्र का मान बढ़ जाएगा, जबकि क्षेत्रफल का मान कम करने पर संधारित्र का मान घट जाएगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आए, क्लियर हुए नहीं हुए? ठीक है, जरा आप बताओ यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो तीसरी बात कर लेते हैं जरा। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी जो हमारी बात है वो क्या है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। कहने का मतलब साफ है कि दूरी बढ़ाने से, इनके बीच की दूरी को बढ़ाने से, यहां पे है ना दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी को बढ़ाने से जो कैपेसिटेंस का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब दूरी बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, कम होगा, जबकि प्लेट के बीच की दूरी क्या करोगे, घटाओगे तो क्या होगा, सी का मान बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना हो, क्षेत्रफल बढ़ाना हो तो इसको मत खींचना, नहीं तो दूरी बढ़ जाएगी और कैपेसिटेंस उल्टा काम करने लगेगा, कम हो जाएगा। आप क्या करना, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल बढ़ाना है तो प्लेट के बीच की दूरी वही रखना, सिर्फ प्लेट की लंबाई बढ़ा देना, तब आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। मतलब साफ है, सब आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। संधारित्र बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में हम संधारित्र के सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस, ठीक है, श्रेणी और समांतर क्रम को पढ़ेंगे संधारित्र के। ठीक है, आपको मजा आ रहा होगा ना पढ़ने में। ठीक है, तो आप लाइक शेयर और वो जो समझते हो ना क्या करना है वो कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।